दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। आज हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एल्गोरिथम्स दो टाइप के होते हैं। एक इटरेटिव एल्गोरिथम होता है और एक रिकर्सिव एल्गोरिथम होता है। रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव दो टाइप के एल्गोरिथम। इटरेटिव को हम नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। सो इटरेटिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हम क्या क्या स्टेप्स हम यूज करते हैं इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम का हर स्टेटमेंट उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है जिस सीक्वेंस में वो लिखा गया है। और हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का टाइम कुछ ना कुछ टाइम होता है। जब आप अगर आप कंप्लीट रन टाइम देखना चाहते हो किसी भी प्रोग्राम का, तो हर स्टेटमेंट में जो टाइम लग रहा है, सारे स्टेटमेंट के टाइम को अगर आप ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम ऑफ रनिंग किसी भी प्रोग्राम का मिल जाएगा। तो इसी तरह से एल्गोरिथम के केस में भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और एल्गोरिथम के केस में चूंकि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होता है, तो हम इसका टाइम का अप्रोक्सीमेशन करते हैं। हम एक लगभग टाइम इसका फाइंड आउट करते हैं, हम एग्जैक्ट टाइम इसका फाइंड आउट नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इटरेटिव एल्गोरिथम या नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इटरेटिव एल्गोरिथम के लिए क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, जैसे भी हम कोई एल्गोरिथम हमें दी गई है और उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, तो हम हर स्टेटमेंट की, अगर हम उस एल्गोरिथम को कंप्लीटली रन करते हैं और उसको हम देखें कि कंप्लीट रन में हर स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो हम इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं हर स्टेटमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट। सो फाइंड ये इटरेटिव मेथड के इटरेटिव एल्गोरिथम के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम उसको कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पहला स्टेप है इसमें फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच स्टेटमेंट। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच स्टेटमेंट। ये पहला स्टेप है। हम हर स्टेटमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी बार एक कंप्लीट रन में एल्गोरिथम के कितनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी काउंट निकाला हर स्टेटमेंट का। देन हम टोटल काउंट ऑफ एल्गोरिथम देखेंगे, सम of all frequency count to find frequency function। अगर हम सारे स्टेटमेंट के जो फ्रीक्वेंसी काउंट हैं उनको हम अगर ऐड कर देंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा एन की टर्म्स में। एन क्या है दोस्तों, यहां पे एन जो है नंबर ऑफ इनपुट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। पहला नंबर ऑफ इनपुट्स, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ इनपुट। सो फ्रीक्वेंसी काउंट जब भी हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ इनपुट की टर्म्स में निकालते हैं कि अगर हम एन नंबर ऑफ इनपुट्स देते हैं किसी भी, तो वो कितने टाइम रन होगा कोई भी स्टेटमेंट। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हो, तो डेटा स्ट्रक्चर में आप जब कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो ज्यादातर एन की टर्म्स में होता है। जैसे कि बिग ओ ऑफ एन, ओमेगा ऑफ एन, थीटा ऑफ एन, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बिग ओ, थीटा, ओमेगा,
ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन है और इसके लिए मैं आपको डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हम इटरेटिव और रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इटरेटिव की हमने बात की। इटरेटिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम हर स्टेटमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट कैलकुलेट करते हैं। देन सारे फ्रीक्वेंसी काउंट्स को हम ऐड करते हैं टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फंक्शन फॉर कंप्लीट एल्गोरिथम। फ्रीक्वेंसी फंक्शन जनरली n का कोई फंक्शन हो सकता है जिसको हम fn से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, where n is the number of input, where n is the number of input. so I hope कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी फंक्शन फाइंड आउट किया एल्गोरिथम का, तो थर्ड स्टेप में हम उस फ्रीक्वेंसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अप्लाई सुटेबल एसिम्प्टोटिक नोटेशन। Apply asymptotic notation to find out the complexity. So अब ये 3 स्टेप्स हैं जो कि हम इटरेटिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से हम रिकर्सिव एल्गोरिथम और इटरेटिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा अंतर होता है। जैसे हम जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि इटरेटिव फंक्शन में फंक्शन खुद को कॉल नहीं करता है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। तो उसका हम जो फ्रीक्वेंसी काउंट निकालते हैं वो हम इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं जैसा कि हम इटरेटिव एल्गोरिथम में यूज करते हैं। तो हम रिकर्सिव के लिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ये तो हो गया इटरेटिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने का तरीका। और इटरेटिव रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूंकि इस रिकर्सिव फंक्शन में या रिकर्सिव एल्गोरिथम में कोई भी फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले उसके लिए रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? पहला स्टेप है रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिकरेंस रिलेशन फॉर एल्गोरिथम। तो ये रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी कोई भी डाउट हो तो डोंट वरी अबाउट इट। हम इसको कुछ वीडियोस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्रिएट रिकरेंस रिलेशन फॉर द एल्गोरिथम। देन सेकेंड स्टेप होता है सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। जो हमने पहले स्टेप में जो हमने रिकरेंस रिलेशन बनाया है उसको हम सॉल्व करते हैं। रिलेशन टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फंक्शन। तो जैसे देखिए दूसरे स्टेप में अगर हमने इटरेटिव की बात की, तो दूसरे स्टेप में यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी फंक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सारी जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको सबको सम कर देते हैं, तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हमें फ्रीक्वेंसी फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। तो सेकेंड स्टेप में हम सॉल्व करते हैं रिकरेंस रिलेशन टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी फंक्शन। अगेन फ्रीक्वेंसी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं fn वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट। थर्ड स्टेप जो है हम रिकरेंस रिलेशन के लिए रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड स्टेप, एक बार हमें
फ्रीक्वेंसी फंक्शन मिल गया तो फिर हमें ये ही स्टेप यूज करना है कि इसमें थर्ड स्टेप में इसमें भी हम यहां पे क्या करेंगे कि अप्लाई suitable asymptotic notation. Totic notation. Apply suitable asymptotic notation. So दोस्तों ये है दोनों टाइप की एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने का तरीका। मैंने आपको दोनों में जो स्टेप्स हम यूज करते हैं वो आपको डिस्कस किए। अब हम इन्हीं स्टेप्स को अब हम पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं किसी, अगर अभी मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी फंक्शन के बजाय कोई भी n का फंक्शन ले लूंगा और उस पर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन को अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।